हाँ जी बच्चे लोग, तो मैं आज फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहारी आइंस्टाइन पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स और फिजिक्स और भी सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो फिलहाल तो मैथ्स और फिजिक्स चल रहा है, तो आप प्रॉपरली जो भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं आप उसे प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रॉब्लम होती है उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों के कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि ये है बच्चों आप लोगों के लिए कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग या कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपरली सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के लिए है। और अगर कोई और भी बोर्ड्स हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो वो भी यहाँ से अपने समझ को हासिल कर सकते हैं, मीन्स गेन कर सकते हैं ओवरऑल नॉलेज। तो बच्चों लोग, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात है कि आप सब लोग जाकर के फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया वहां पे लेसन को। तो अभी और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये मैंने समझाया है। तो सम अप करते हैं थोड़ा सा कि मैंने क्या समझा रखा है। ठीक है, एक बार देख लो मैंने क्या बता रखा है। यहाँ पे मैंने ये बता रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये मैंने समझा रखा है, और इसके टाइप्स को भी समझा रखा है ना। static electricity, as well as current electricity। अगर क्या आपको नहीं याद है तो एक बार फिर से आप इसे देख ले। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का एनर्जी होता है ड्यू टू विच वी कैन रन मेनी डिवाइसेस, जिसकी वजह से हम बहुत सारे डिवाइसेस को रन करते हैं। इन एग्जांपल अभी आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट्स बहुत सारी है, तो लाइट्स जो यानी कि बल्ब ट्यूबलाइट जो भी यहाँ पे ऑन है या ये रोशनी को दे रहे हैं, लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फैन, एसी, कूलर और बड़े से बड़े डिवाइसेस, मशीन, मोबाइल फोन, इवन मोबाइल फोन, लैपटॉप, लैपी एक्सेट्रा, all these devices okay works on the basis of energy and that comes from electricity। okay, but in class 10th we have two important points to discuss here: a static electricity as well as current electricity। स्टैटिक में मैंने बताया था कि यू नीड टू नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या होता है। चार्ज को अच्छे से समझ लोगे तभी आप एबल हो पाओगे किसको समझने के लिए कि स्टैटिक क्या होती है, करंट क्या होती है। मैंने समझा रखा था, फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। फिर भी मैं अभी यहाँ पे सम अप कर रहा हूँ। चार्ज क्या है? चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी बॉडी पे जब ये आ जाती है और ये आ कैसे रही है, चार्ज कैसे आ रही है किसी बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने की वजह से आती है। ओके, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कि ये बॉडी और ये बॉडी दोनों न्यूट्रल है, ओके, और ये बॉडी किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से, एक्सटर्नल कोई भी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से अगर कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और ये ट्रांसफर होती है, इस पे चली जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जा रहे हैं और इस पे प्रोटॉन्स ज्यादा हो जा रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी कराने लगती है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कराने लगती है। तो ओवरऑल चार्ज क्या है? जस्ट अ प्रॉपर्टी दैट कम्स आफ्टर गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इज इट क्लियर? आप जाकर प्लीज फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर कि नहीं समझ में आ रहा। जो देख चुके हैं उनको तो समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो so here very simple point we need to discuss here about a static and current. A static means the rest and the current means motion. When a body is in a rest, then we can say the body is in a static mode, or when a body is in motion, then we can say that body is in current mode. It is simple. Okay, so a static electricity means when charge is in rest. जब चार्ज कहाँ हो, रेस्ट पर हो, जब चार्ज कहाँ हो, रेस्ट पर हो, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और जब चार्ज मोशन में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर क्या आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर रहे हो तो एक बार समझने की कोशिश करो। एज यू नो ऑल स्टूडेंट्स अबाउट इट दैट when any types of a comb rub with our dry hair, it gained some charge and attracted the pieces of the paper। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो ना, कि कोई भी ऐसी बॉडी जो खास करके कॉम्ब हो, प्लास्टिक से बनी हो, अगर कि आप ड्राई हेयर से रब करते हो ना तो उस पर चार्ज एक्वायर होती है, यानी चार्ज आती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो किसी भी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है।
तो ये जो अट्रैक्शन है वो क्यों आ रहा है, तो ड्यू टू चार्ज आ रहा है, चार्ज उस पर डेवलप हो रहा है, और वो चार्ज जो आ रही है ना वो स्टैटिक है, वो करंट बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे मोशन में बॉडी नहीं है, स्टैटिक में बॉडी है। बॉडी को नहीं, यहाँ पे चार्ज के बारे में डिस्कस हो रही है। ओके, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई होप इट इज क्लियर नाउ। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और भी चीजें को डिस्कस करेंगे, ध्यान से आप सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो चार्ज क्या है? चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। मैंने ये सब पढ़ा रखा है फर्स्ट वीडियो में, देख लीजिएगा जाकर के एक बार आप लोगों ने, है ना। चार्ज यानी कैपिटल क्यू, और इसको डिटेल से स्टडी किया हम लोगों ने। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, मैंने समझा रखा था। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और भी मैंने डिस्कस किया था, मैं बताऊंगा कुछ चीजें कि कैसे क्या होती है, लेकिन फिलहाल दिस टाइम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज की प्रॉपर्टी समझने हैं। जैसे बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन दैट इज गिवन हियर, दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब ये होता है, देखो बच्चों, अनलाइक का मतलब होता है अपोजिट, है ना। नोट सेम चार्ज लिख सकते हैं आप, नोट सेम चार्ज, है ना। जब चार्ज ही क्या हो, सेम नहीं हो, तो अनलाइक कहलाता है। और जब लाइक चार्ज की बात आप कर रहे हो, इट मींस सेम चार्ज, है ना, इट मींस सेम चार्ज। ऐसा कैसा, ध्यान से देखो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, दिस बिलोंग्स टू लाइक चार्जेस। और फिर प्लस माइनस, माइनस प्लस, दिस बिलोंग्स टू अनलाइक चार्जेस। ये क्या है? लाइक चार्जेस हैं, ओके, और ये क्या है? अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है। तो होता क्या है बच्चों ना यहाँ पे, कि ये जब लाइक की बात आती है तो वो यहाँ पे लिखा रखा है मैंने, अट्रैक्ट करती है आपस में, सॉरी, लाइक के लिए क्या करती है? रिपेल करती है। रिपेल मतलब क्या होता है? रिपेल मींस आप मैग्नेट जानते होगे ना, अगर कि दो मैग्नेट है और इसका ये वाला नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों जब साथ में लाओगे, ऐसे यहाँ पर रखोगे और जैसे छोड़ोगे ये इधर भाग जाएगी, ऐसा होता है। अरे क्या ऐसा हो रहा है? मतलब दोनों ये क्या है? लाइक है, दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो गए। तो सेम टू सेम अगर कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव यहाँ पे लाकर रखो और छोड़ो, ये ऐसा बाहर हो की तरफ हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, इट मींस इट इज रिपेलिंग। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या? वो रिपेल कर रहा है। और रिपेल तभी करता है जब सेम चार्ज होता है। जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव है, मैंने ऐसा रखा और फिर ऐसे छोड़ा, फिर बाहर आ गया, ऐसे छोड़ा फिर बाहर आ गया, पास में लेके गया फिर ये बाहर आ गया, मतलब दूर हो जाता है, डिस्टेंस बनाती है ओवरऑल, तो उसे रिपेल करता है, या फिर रिपल्सन भी आप समझ सकते हो, रिपल्सन भी कर सकते हैं आप। ओके, और अनलाइक वाले में बहुत बढ़िया केस है कि आप दूर दूर रखो, दूर दूर रखो, ऐसा रखो, ये नॉर्थ रखो, सॉरी इसको पॉजिटिव रखो, इसको निगेटिव रखो। तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे रखोगे ना, ऐसे दूर यहाँ पर रखोगे, ये आपस में ऐसा अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा रखोगे, ऐसा अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन मीन्स does not their same charge, means unlike charge। यहाँ पे लिखा हुआ है unlike charges attract always each other, unlike charges repel each other। ये बोर्ड में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि write down the properties of charges, then you need to write these all important point। You can take here a screenshot, take it now first, then I will explain everything। Okay, okay, so let's start to know the second point that is here very very important। और यहाँ पे जो लिखा उसको ध्यान से समझिएगा। The forces between two charges varies directly proportional to the product of two something। Listen, मतलब क्या हो रहा है कि दो चार्जेस यहाँ पे आप ऐसे रखे हैं, तो इसमें अट्रैक्शन हो रहा होगा या फिर रिपल्सन हो रहा होगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। तो अट्रैक्शन रिपल्सन इज व्हाट? इट जस्ट अ फोर्स। हाउ मच इट कैन बी, व्हाट वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? अगर क्या आप उसके मैग्नीट्यूड को आप समझना चाहते हो ना बच्चों, then we need to study about Coulomb's law। Okay, its main part is in class 12th of first lesson। Okay, but here some we have to know about it, that is here given in the second form, second property form, the forces between two charges, है ना। दो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, और ये वेरीज करता है। किस पे वेरी करता है? किस पे वेरीज करता है बच्चों? here given that directly proportional to the product of charges। दो चार्जेस हैं, उनके जो प्रोडक्ट है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरीज करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं
कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से हो सकता है, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस वैरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन होते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। Q1 Q2 दो चार्जेस अगर कि आपने माना है तो उनके प्रोडक्ट इस तरीके से होंगे और उस पे इस तरह से वैरीज करते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा आप फोर्स लोगे, जैसे ये 2 कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है, और फोर्स इसमें जो भी लगने वाला है अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, इनके प्रोडक्ट के बराबर लगेगा, है ना। अट्रैक्ट भी करेगा तो दोनों की वजह से करेगा, रिपेल भी करेगा तो दोनों की वजह से, इससे प्रोडक्ट हो जाता है ना। जैसे 2 2 जब 4 न्यूटन का फोर्स वहां पे ओवरऑल रिजल्टेंट लग रहा होगा, है ना। अगर 3 3 का 3 3 9 हो जाएगा, वहां पे 9 न्यूटन का फोर्स वहां पे लगना शुरू कर देगा। 1 1 कूलम का है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 ही रह जाएगा, ना कि 2 कर दीजिएगा, है ना। 2 2 का तो 2 2 जब 4, 3 3 जा 9। क्या, क्यों, कैसे, यू कैन सी हियर द फोर्स the magnitude of the force between two charges depends on which the directly proportional to the product of their magnitude of charge, है ना। जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट आप कर दो। जैसे कैसे, मैंने एग्जांपल भी लिया अभी यहाँ पे जस्ट, जैसे मान लीजिए कि ये 2 कूलम का इनटू 2 कूलम आपने लिया, ये कूलम का साइन है, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, 2 चार्ज आपने लिया था तो इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो उस तरह से जितना 4 यहाँ पे कूलम हो चुके, तो 4 टाइम्स के फॉर्म में यहाँ पे फोर्स का इनका एप्लीकेशन होगा। ओके, सो अब यहाँ पे आप सेकेंड फॉर्म में समझ सकते हो क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या है ना, कंडीशन ये मैं यहाँ पे इसे हटाता हूँ क्योंकि ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वरना आप बोलोगे सर पढ़ा नहीं पाते सही से। सपोज इट इज ए Q1 चार्ज एंड इट इज ए Q2 चार्ज, ओके, एंड बोथ आर separated with some distance r, as I written here I am, okay, you can see here, and if we talk about its force, suppose करो कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, इस ये उस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो जो भी फोर्स होगा ना वो कैसा नेचर का होगा, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, ओके। और दूसरा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। इन दोनों का जो भी डिस्टेंस है बीच में r मैंने माना है, तो इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। तो ये दोनों की वजह से आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, Q1 Q2 by r square भी लिख सकते हो। तो दिस इज अ मेन फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन हियर। F means force is directly proportional to Q1 Q2 by r square, ओके। कैसे लग रहा है ध्यान से देख लो, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड लॉ जो है इसी को कूलम्स लॉ भी कहते हैं, ओके। तो कूलम्स लॉ में जो सेकंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r है और ये जो फोर्स है, इन दोनों में एक रिलेशन बनकर तैयार होता है, और वो रिलेशन है बच्चों कि फोर्स जब भी लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इनवर्सली मतलब रेसिप्रोकल केस में, और स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब आप फोर्स को बढ़ाना चाहते हो, चार्ज को आप चेंज मत करो, चार्ज को चेंज नहीं करो, ठीक है, चार्ज जैसे है वैसे ही रहने दो, फिर भी आप चाहते हो कि फोर्स बढ़े, जिनके बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो बढ़े, तो आपको डिस्टेंस कम करना होगा। क्या करना होगा, कम करना होगा। इससे आप बढ़ाना चाहते हो तो डिस्टेंस क्या करना होगा, कम करना होगा। कैसे कम करना होगा, अगर कि फोर्स आप डबल करना चाहते हो ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/4 करना होगा। ध्यान से देखो, अगर कि आप इसे 2 टाइम्स करो, अगर कि मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा शायद, ध्यान से देख लीजिए। इसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो डिस्टेंस को क्या करना होगा, घटाना होगा। इसे मैं डबल कर रहा हूं, अगर कि मतलब 2 टाइम्स करो, इन एग्जांपल मैं इसे 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो इसे क्या करना होगा, 1/4, क्योंकि 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, इस तरीके से 1/4 हो जाएगा। मतलब क्या होता है बच्चों, जो डिस्टेंस है प्रॉपर इनके बीच का, जो भी डिस्टेंस, इन एग्जांपल 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, ठीक है, और मुझे फोर्स को डबल करना है, तो फोर्स डबल करना हो तो इसको 1/4 डिस्टेंस कम करना हो, तो 12 को 1/4 से डिवाइड दो, क्या बचेगा, 3 सेंटीमीटर। पहले 12 सेंटीमीटर की दूरी पे था, अब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दोगे, देन यू विल गेट व्हाट,
more force, that will be the twice of initial force. जो पहले जो फोर्स लग रहा था उससे अब वो डबल लगना शुरू हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो ये कूलम्स लॉ है और कूलम्स लॉ इसे कहते हैं, बट आई हैव रिटन एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो आप इसे जरूर इस तरीके से समझेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दैट इज हियर चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. मतलब चार्ज ना ही आप उसे बना सकते हो और ना ही उसे बिगाड़ सकते हो, ये ओनली ट्रांसफॉर्म होते हैं. मैंने क्या पहले डेफिनेशन क्या दिया कि चार्ज एक्चुअली कम्स ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो चार्ज जो गेन हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं, उसकी वजह से किसी बॉडी पे चार्ज आ रही है प्रॉपर्ली, है ना. तो ये जो आ रही है वो आने की जो सिस्टम है वही सिस्टम ऐसी है जो कभी लॉस और गेन हो जरूर रहा है, लेकिन वो एक बॉडी के लिए हो रहा है, लेकिन दूसरे बॉडी के लिए वो कहीं ना कहीं जा चुका है. इट मींस पता क्या चल रहा है ना कि वो एक्चुअल में कभी खत्म नहीं होता, वो ट्रांसफर होता रहता है, यहां से वहां से यहां चलता रहता है. इसलिए ऐसी ये प्रॉपर्टी से एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. चार्ज एनर्जी इज नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय. इसका मतलब क्या होता है? सेम चीज, चार्ज इज आल्सो हियर सेम एज इट इज, नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज इज कंजर्व्ड. इसीलिए कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को चार्ज कंजर्व्ड है, जो खत्म नहीं होता है. ओके, ये प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. मतलब चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिकली सम कर सकते हो. मतलब टोटल चार्ज निकालना हो इस तरीके से, मतलब 10 20 50 चार्ज जितना आप चाहो ऐड कर लो. इन एग्जांपल Q एक टोटल चार्ज निकालना चाहते हो, आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हो Q1 Q2 Q3 Q4 एज इट इज. यू कैन गो टू द इंफिनिटी. और ये ऐसा जो सम अप किया हुआ डेटा है इसको हम लोग अलजेब्रिक सम कहते हैं बच्चों. और इस नेचर की वजह से चार्ज को क्या कहा जा रहा है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. डायरेक्टली उसे अलजेब्रिकली सम अप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट बच्चों चार्ज इज क्वांटाइज्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज. ओके, ध्यान से देख लें इसे कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होती है. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि आप उससे क्वांटिटी को समझ सकते हो, और ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं. इट मींस व्हाट? हियर Q इक्वल टू NE. इस प्रॉपर्टी की वजह से ही चार्ज को हम लोगों के लिए एक मैथमेटिकल टर्म लाया गया है कि चार्ज का मतलब क्या है कि किसी बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं. N shows here number. Which number? +1, -1, okay, +2, -2 till infinity. नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने भी नंबर है वो यहाँ पे n के जगह पे वो आ सकते हैं. और E क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ज कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है. ओके बच्चों, तो ओवरऑल जो चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब है कि चार्ज को पता लगाना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पते लगा लो, यू विल गेट द टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी, है ना. और ध्यान रखना है कि n विल बी इन दिस फॉर्म, हमेशा 1 2 3 के फॉर्म में होने वाला है. इसे कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म. हमेशा कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल फॉर्म, है ना. ध्यान रखना है चार्ज मींस n मस्ट बी इन इंटीग्रल फॉर्म, है ना, या फिर चार्ज मस्ट बी इन इंटीग्रल फॉर्म. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्ज हमेशा वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है. आप उसे लिख भी सकते हो, इंटीग्रल फॉर्म में होता है. इट नेवर बी इन द रूट फॉर्म, इट नेवर बी इन द क्यूब रूट फॉर्म, it never be in the form of decimal, it will be never also in the form of fraction. ना ही ये fraction में होता है, ना ही क्यूब रूट में होता है, ना ही स्क्वायर रूट में होता है, ना ही डेसिमल में होता है. किसके बारे में बताई जा रही है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होगी तो वो कैसी होगी? क्वांटाइज्ड के फॉर्म में होगी, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में होगी, ना कि डेसिमल में होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी, ना ही रूट में होगी, ना ही क्यूब रूट में होगी. ओके, इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए Q इक्वल टू NE बनाया गया है. और इस बात को ध्यान से समझ लें, वैल्यूज चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है. और यहाँ पे चार्ज रिसाइड्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज बॉडी. मतलब क्या होता है बच्चों कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आप देख रहे हो तो बॉडी पे चार्ज होने का मतलब क्या, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो. ओके, the charge on a body means what?
चार्ज किसी बॉडी पे अगर की है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो चार्ज है तो कहां है, चार्ज जब भी होगी तो इस सरफेस पे होगी। अगर कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इन एग्जांपल, तो इस सरफेस पे ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी, है ना कि अंदर में चार्ज मौजूद होती है। तो किसी भी तरह का सरफेस, इन एग्जांपल ये एक बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है इन एग्जांपल, तो यहाँ पे यानी हर जगह पे जो बाहर आउटर सरफेस दिख रहा है, सरफेस ऑफ दैट बॉडी रिसाइड्स ऑन इट, चार्ज रिसाइड्स ऑन इट, चार्ज इस पर मौजूद होता है, अंदर में इसके बिल्कुल भी नहीं होता है। यही नेचर है किसका, चार्ज का। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी चीजें हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे चार्ज किसी बॉडी पे लाई जाती है। हम लोग अगले जो कंडीशन है हम लोग उसको पढ़ेंगे, मतलब अगला जो एपिसोड आने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज आती कैसे है, ठीक है। और चार्ज आती है तो क्या क्या तरीके, जैसे चार्ज कैन बी produces on a body with the help of friction method, with the help of conduction method, with the help of induction method. All these are advanced theory you need to learn students. Okay. चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और जहां जहां आपको तकलीफ हो रहा है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज कमेंट इन बॉक्स, ओके। और अपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक भी करिए, ओके। बाय बाय एंड टेक केयर।